दुनियादारी इज ब्रॉट टू यू बाय आकाश डिजिटल। अब तैयारी करो ऑनलाइन। हर रूम को क्लासरूम बनाते हैं, टेस्ट सेंटर को उठा के घर ले आते हैं। जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। बदलने को तो एक पल भी काफ़ी है, घड़ी भर में कितना बदल जाता है। और हमें और आपको मिले तो 48 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं, जहां हम बदलती दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। एक देश है, वहां नदियों में हर साल बाढ़ आती है। लाखों लोग बेघर हो जाते थे। इस बाढ़ के चलते करोड़ों टन पैदावार बर्बाद हो जाती थी। इस सालाना बर्बादी से उबरने के लिए तय हुआ कि एक बांध बनाया जाए, और ऐसा वैसा नहीं, 594 फुट ऊंचा, 7,700 फुट लंबा, यानी दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध। इतना बड़ा कि इसका रिजर्वायर यानी जलाशय 1000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा हो। इस बांध को बनने में करीब 2 दशक लगे। लागत आई लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की। इसकी वजह से 13 लाख लोग विस्थापित हुए। 153 शहर और 1300 गांव इसमें डूब गए। और इतना कुछ करने के बाद भी अगर मैं आपको बताऊं कि बांध अपना बुनियादी वादा नहीं निभा पाया, न लोगों को बाढ़ से मुक्ति मिली, न बर्बादी रुकी, तो आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे? क्या है ये मामला, विस्तार से जानते हैं। बात चीन की है। वहाँ यांगसे नाम की एक नदी है। तिब्बत से निकलकर दक्षिणी दिशा में बहते हुए ये पूर्वी चाइना सी में मिल जाती है। करीब 6,300 किलोमीटर लंबी यांगसे एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इस यांगसे नदी पर बना है दुनिया का सबसे बड़ा पनबिजली बांध, जिसका नाम है 3 गॉर्जेस डैम। गॉर्ज का मतलब होता है पहाड़ों के बीच की सकरी घाटी। चूंकि इस बांध से 3 घाटियों में पानी भरा, इसलिए इसका नाम है 3 गॉर्जेस डैम। ये 3 घाटियां कौन सी हैं? क्यूतांग, वुजिया और शिलिंग। इस बांध की कहानी पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके बनने की ज़रूरत समझ लेते हैं। चीन में बारिश का मौसम अप्रैल से सितंबर के बीच होता है, मोटामोटी अपने यहाँ की तरह। इस सीज़न की शुरुआत होती है दक्षिणी चीन में। बारिश की शुरुआत के कुछ ही दिनों में बाढ़ की खबरें आने लगती हैं। बाढ़ लाने का मुख्य जरिया बनती है यांगसे और उसकी सहायक नदियाँ। अब ये जो यांगसे का रिवर बेसिन इलाका है, वो समझिए कि चीन के अनाज की टोकरी भी है। देश की कुल धान पैदावार का लगभग 70% हिस्सा इसी इलाके से आता है। बाढ़ के कारण न केवल लोग मरते और बेघर होते थे, बल्कि चीन में अनाज की किल्लत हो जाती थी। और इन्हीं वजहों से चीन में बहुत पहले से यांगसे नदी पर एक विशाल बांध बनवाने की बात चल रही थी। रिपब्लिक ऑफ चाइना के फाउंडर सन यात सेन से लेकर चियांग काई शेक और फिर माओ ने भी इस बांध के सपने देखे। माओ ने तो 1956 में यांगसे नदी में तैरते हुए स्मूथ लेक नाम की एक कविता भी लिख डाली। सरकार के कई मुखिया इस बांध को लेकर उत्सुक नजर आते रहे, लेकिन चीन की एक बड़ी आबादी लंबे समय तक और एक्सपर्ट्स इस योजना का विरोध करते रहे। इन आपत्तियों के बावजूद फाइनली 1991 में चीनी संसद ने यांगसे बांध परियोजना पर मुहर लगा दी। लेकिन बांध से जुड़ी आशंकाएं बहुत थी, और इस वजह से एक साथ कदमताल करने वाले चीनी सांसदों में से करीब 1/3 ने तब भी इस योजना पर हामी नहीं भरी। लेकिन इसके बावजूद बांध प्रोजेक्ट फाइनल हो गया। सरकार ने कहा कि एक बार ये बांध बन जाए तो लाखों लोगों को विनाशक बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, और इसी वायदे के साथ 1994 में शुरू हुआ 3 गॉर्जेस डैम का निर्माण, ठीक उस जगह पर जहां यांगसे नदी अपना पहाड़ी रास्ता छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है। करीब 25,000 लोगों की मेहनत से 2009 में ये बांध बनकर तैयार हुआ। इस दौरान इस पर इतनी कंट्रोवर्सी हुई कि इसे दुनिया का सबसे विवादित डैम कहा जाने लगा। लेकिन चीन की सरकार, उसे इस पर गर्व था। चीन की सरकार इसे अपनी महान उपलब्धि बता रही थी, और जानकारों की नज़र में इस बांध में दूरदर्शिता की कमी नजर आ रही थी। इसकी बड़ी वजह बांध का भूकंप प्रभावित हॉट जोन में बना होना। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस विशाल बांध के कारण इस इलाके में जमीन की प्लेट्स अस्थिर हो रही हैं। चीन अर्थक्वेक एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़े भी इस आशंका की पुष्टि करते हैं। इस डेटा के मुताबिक जनवरी 2000 से मई 2003 के बीच इस इलाके में
भूकंप के 94 झटके महसूस हुए। वहीं बांध का जलाशय ये भरे जाने के बाद इस इलाके में करीब 3500 झटके रिकॉर्ड किए गए। इससे इतर गाद रोकने और इकोलॉजिकल सिस्टम को होने वाले पर्यावरण के नुकसान की बात अलग से है। एक और दिक्कत है बांध के कंसेप्ट में। ये आम बारिश के लिए तो ठीक था, लेकिन जब बारिश अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दे तब के लिए बांध कारगर नहीं था। इस स्थिति में क्या होगा अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है? इसके लिए हम आपको एक कैलकुलेशन बताते हैं। ये गणना चीन के जाने माने जियोलॉजिस्ट फैन शियाओ की है। फैन के मुताबिक अगर 1935, 1954 या 1998 जैसी विकराल बाढ़ आए तो इस नदी के भीतर केवल 2 महीनों में 244 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बह सकता है। ये कितना पानी है? इतना जितना इजराइल के पास डेड सी है। डेड सी में जो पानी है उससे दोगुना पानी। एक समंदर के पानी को दोगुना करिए और फिर उसे एक बांध में भरिए। आप जानते हैं थ्री गॉर्जेस डैम के जलाशय में इस पानी का कितना हिस्सा समा सकेगा? केवल 9%। दिस इज स्केरी। और इसी वजह से एक्सपर्ट कहते हैं कि ये बांध पानी के बड़े टब को छोटे कप में बांधने की कोशिश है। उनका कहना है कि दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी की लाई बाढ़ को मात्र एक बांध से नहीं रोका जा सकता। एक दिक्कत और है इस बांध की। बारिश के मौसम में अगर नियमित पानी बरसे तो आप बांध में कितना पानी रोक सकेंगे? तब आपको पुराना पानी छोड़ना होगा, और इतना पानी छोड़ने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, वैसे ही जैसे इस साल हो रही है। चीन में इस बार की बाढ़ ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मई से मूसलाधार बारिश शुरू हुई। यंगसे की तकरीबन 400 छोटी बड़ी नदियां ओवरफ्लो हो गई। जून का महीना आते आते कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। पानी भी लगातार बरसता रहा, तो बाढ़ भी बारिश भी। आंकड़ों के मुताबिक ये पिछले 60 बरस में सबसे गीला जून था। चीन की सरकार ने कहा ये वंस इन अ सेंचुरी फ्लड है। और इस बाढ़ का नतीजा क्या हुआ? अकेले यंगसे नदी के इलाके में करीब 6 करोड़ लोग इसकी चपेट में आए। अब तक लगभग 1.5 करोड़ एकड़ की फसल खराब हो चुकी है। अनाज का नुकसान बस इतना नहीं है, क्योंकि अगस्त के महीने में भी खेत पानी में डूबे हैं। ऐसे में फसल बुआई का अगला सीजन भी बर्बाद होगा। चीन की इमरजेंसी मैनेजमेंट मिनिस्ट्री के मुताबिक इस बाढ़ से अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और फसल के नुकसान का मतलब क्या होता है? अन्न संकट, खाद्यान्न संकट। कोरोना के कारण पहले ही चीन की अर्थव्यवस्था खराब है। ऐसे में अनाज का ये नुकसान उसके लिए बुरी खबर है। चीन में पिछले कुछ समय से अनाज की किल्लत है। इससे निपटने के लिए चीन को अनाज का अपना आयात बढ़ाना पड़ा। जनवरी से जून 2020 के बीच चीन ने 6 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज खरीदा विदेशों से। 2019 के मुकाबले ये 21% ज़्यादा आयात है। आने वाले दिनों में चीन की अनाज आयात पर निर्भरता बढ़ेगी। पूरे अगस्त में अगर मूसलाधार बारिश होती है जैसा कि अनुमान है, तो उत्तरी चीन में बहने वाली येलो रिवर भी कहर ढा सकती है। इस इलाके में गेहूं, सोयाबीन और मक्के की फसल होती है। अंदेशा है कि बाढ़ के चलते कहीं ये फसलें भी खराब ना हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो इंसानों के साथ साथ मवेशी के पालन पर भी गंभीर असर पड़ेगा। चीन में सूअर बड़े पैमाने पर पाले जाते हैं। इन सूअरों का मुख्य भोजन है मक्का। फॉल आर्मीवर्म नाम के कीड़े की वजह से यहाँ मक्के की पैदावार पहले से ही प्रभावित है। बाजार में मक्के की आमद कम है। ऐसे में मक्के की कीमतें भी पिछले 5 बरस में सबसे ज़्यादा हैं। अगर बाढ़ के कारण पैदावार को और नुकसान हुआ तो आम मवेशी पालक इस महंगाई का बोझ नहीं उठा पाएंगे। और चीन के लिए अनाज आयात करने का विकल्प भी अब सुरक्षित नहीं रह गया है। चीन सबसे ज़्यादा अनाज खरीदता है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान जैसे देशों से। और हम आपको दुनियादारी में लगातार बता रहे हैं कि बीते कुछ महीनों में इन देशों के साथ चीन का तनाव बढ़ा है। एक अंदेशा ये भी है कि बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका जैसे देश या तो चीन को जाने वाले अनाज का निर्यात काफ़ी घटा दें या उस पर भारी आयात शुल्क लगा दें। इसके अलावा एक स्थिति कोरोना वायरस के कारण भी बनी है। कई देशों ने कोरोना के कारण पैदा हुई अनिश्चितता को देखते हुए अनाज निर्यात पर रोक लगा दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सारे हालात चीन के खाद्य संकट को बढ़ा सकते हैं। और चीन के इस मौजूदा आपदा में सबसे ज़्यादा निशाने पर कौन है? थ्री गॉर्जेस डैम। चीन की सोशल मीडिया पर थ्री गॉर्जेस डैम हॉट टॉपिक बना है। जून के आखिर से अब तक कई बार इस बांध के जलाशय से पानी छोड़ा जा चुका है। लोग कह रहे हैं कि इतना खर्च करके इतने इंसानों का घर बार छीन कर विस्थापित करने के बाद हाथ क्या आया? यहाँ बनने वाली 22,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली, लेकिन बाढ़ रोकने का जो प्राइमरी मकसद था वो तो पूरा नहीं हुआ। ये था दुनियादारी में आज का बड़ी खबर सेगमेंट। इतने विस्तार से आपको खबर बताई इस भरोसे के साथ कि एक नागरिक के तौर पर
आप अपने देश में जब इस तरीके के कोई बड़े छोटे प्रोजेक्ट हों तो उनमें दिलचस्पी लें, उनके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानें, विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सब विरोधी और समर्थक विचारों को भी सुनें। बड़ी खबर के बाद अब बात सुर्खियों की। पहली सुर्खी बेलारूस से है। हमने बेलारूस की स्थिति के बारे में आपको विस्तार से बताया था। 9 अगस्त को राष्ट्रपति के पद के लिए यहाँ फाइनली चुनाव हुए और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको वो हर बार की तरह एक बार फिर इस इलेक्शन में जीत गए। या वाक्य बदलकर कहें, उन्होंने एक बार फिर से खुद को जिता लिया। जब लुकाशेंको पहली मर्तबा सत्ता में आए थे तब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। अब सोचिए, नरसिम्हा राव से अब तक भारत में कितने निजाम बदले, लेकिन लुकाशेंको वहीं जमे हुए हैं। जनता ने वैसे उनकी इस फर्जी जीत को खारिज कर दिया। राजधानी मिन्स्क समेत 20 शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों और फोर्सेस के बीच जबरदस्त हिंसा हो रही है। खबरों के मुताबिक बेलारूस के इतिहास में इस स्तर का संघर्ष पहले कभी नहीं देखा गया। दूसरी सुर्खी लेबनान से है। 4 अगस्त को हुए बेरूत ब्लास्ट से नाराज जनता लगातार प्रदर्शन कर रही है। लोग कह रहे हैं कि या तो नेता इस्तीफा दें या फांसी पर लटकने को तैयार रहें। जनता के दबाव के कारण लेबनान के 2 मंत्री इस्तीफा भी दे चुके हैं, लेकिन लोग इतने से संतुष्ट नहीं हैं। वो समूचे राजनीतिक बदलाव की मांग कर रहे हैं। 9 अगस्त को बेरूत स्थित लेबनान संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर हिंसा भी हुई। अगर आपको लग रहा है कि सुर्खियों से मामला पूरा पता नहीं चल रहा, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए। आपको बेलारूस और बेरूत के मामलों पर जब हमने विस्तार से बात की थी उसका लिंक मिलेगा। आप क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब बताते हैं तीसरी सुर्खी। ये हांगकांग से है। यहाँ चीन विरोधी बड़े कारोबारी जिमी लाई को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके 2 बेटों को भी। जिमी की गिरफ्तारी विवादित नेशनल सिक्योरिटी लॉ का सबसे हाई प्रोफाइल मामला है। वो हांगकांग की सबसे प्रभावी लोकतांत्रिक आवाज़ों में से एक है और यही वजह है कि उनको निशाने पर लिया गया। चीन ने उनके ऊपर विदेशी ताकतों के साथ मिले होने जैसा घिसा पिटा इल्जाम लगाया है। ये थी सुर्खियां। अब बारी तारीख सेक्शन की। तारीख है आज 10 अगस्त और इसका इतिहास जुड़ा है एक महान आदमी से, उसकी बीमारी से। आदमी जब महान बनता है और उसके पहले भी ताकतवर बनता है, देश का राष्ट्रपति बनता है, तो उसे अपना भुगता हुआ दर्द याद आता है और फिर वो कोशिश करता है कि किसी को वो दर्द ना हो। और इस तरह दुनिया के सामने दुनिया को विकलांग बनाने वाले वायरस से लड़ने के लिए दवाई आती है। ये बात 99 साल पुरानी है। साल था 1921। 39 साल के फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उन दिनों कनाडा स्थित कैंपावेला में गर्मी की छुट्टी मना रहे थे। इस दौरान 10 अगस्त 1921 को रूजवेल्ट को तेज बुखार चढ़ा, जैसे पूरा शरीर जकड़ गया हो। हफ्ते भर में रूजवेल्ट के शरीर के निचले हिस्से को लकवा मार गया। जांच हुई तो पता चला कि उन्हें पोलियो हुआ है। ये हैरानी की बात थी, इसलिए कि पोलियो के ज़्यादातर केस बच्चों में मिलते थे। रूजवेल्ट का इलाज हुआ, वो काफ़ी हद तक स्वस्थ भी हो गए, लेकिन पोलियो का असर नहीं हुआ। सब इलाज के बावजूद उनकी कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया, लकवा मार गया। इस आपबीती से रूजवेल्ट को महसूस हुआ कि बीमारी कितनी घातक है। 1933 में रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तब भी वो पोलियो का दर्द नहीं भूले। उन्होंने पोलियो मरीजों की मदद करने की ठानी। जनवरी 1938 में रूजवेल्ट ने मार्च ऑफ डाइम्स नाम का एक फाउंडेशन शुरू किया। ये डाइम्स क्या है? कम वैल्यू का एक अमरीकी सिक्का। रूजवेल्ट ने अमरीकी जनता से अपील की कि वो ज़्यादा नहीं, बस अपनी जेब के छुट्टे पैसे इस फाउंडेशन के लिए दान करें ताकि पोलियो पीड़ितों की मदद हो सके। साथ साथ पोलियो वैक्सीन की रिसर्च के लिए भी फंड जमा हो। वैक्सीन की ये ख्वाहिश जाकर पूरी हुई 1955 में। इस साल डॉक्टर जोनास सॉक ने पहली पोलियो वैक्सीन तैयार की। उन्होंने मार्च ऑफ डाइम्स के सपोर्ट से ही ये टीका बनाया था। आगे और भी वैक्सीन आई और इनकी वजह से पोलियो के केस 99% कम हो चुके हैं। दुनिया में सिर्फ 3 देश बचे हैं जहां पोलियो ट्रांसमिशन अभी भी बदस्तूर जारी है। ये देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया। जब तक दुनिया में पोलियो से संक्रमित एक भी बच्चा बचा रहेगा, इस वायरस का खतरा पूरी तरह नहीं मिटेगा। और इसीलिए तो हमारे देश में पोलियो कैंपेन में कहते थे, एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा। आज की दुनियादारी में इतना ही। आखिर में आपको अपने लटक सेगमेंट के तहत नरेश चंद्रकर की एक कविता के साथ छोड़ जाते हैं। लटक यानी लल्लन टॉप कविताएं, कहानियाँ। यदि आप भी दुनियादारी में फीचर होना चाहते हैं लटक के तहत, तो इंस्टाग्राम पर जाइए, हमारा पेज खोजिए, देखिए कैसे आप अपना कंटेंट भेज सकते हैं और जिन दोस्तों ने भेजा उनके कंटेंट पर भी नज़र डालिए। और पसंद आए तो दोस्तों को भी लटक के प्रयोग के बारे में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।
आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने। तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द ललन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।